जय हिंद साथियों, KMIQ के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। जैसे कि साथियों हमने अब तक भाग 4 तक का संविधान पढ़ लिया है। आज से हम भाग 5 शुरू करने जा रहे हैं साथियों। भाग 5 एक काफ़ी बड़ा भाग है साथियों। इसमें बहुत ज़्यादा अनुच्छेद हमें देखने को मिलते हैं। इसमें हमें 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद देखने को मिलते हैं साथियों। इसी भाग में हमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके अलावा जो संसद है, जैसे कि संसद के सदनों के लोकसभा, राज्यसभा, उसके बारे में हमें पता चलेगा एवं उसकी संयुक्त बैठक और सभी विभिन्नताओं के बारे में इसी से हमारे बात की लगभग अच्छे हो जाते हैं। साथ ही हमें भाग 5 से संघ के बारे में पता चलता है, अर्थात यूनियन। इससे ही हमें पता चलता है कि हमारे जो राज्य हैं साथियों, यूनियन मैंने आपको पढ़ाया था भाग 1 में, यूनियन पहले अनुच्छेद में, कि भारत एक राज्यों का संघ है अर्थात यूनियन है। यूनियन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें साथियों कभी भी राज्य देश से अलग नहीं हो सकते। वह देश के लिए हमेशा देश के साथ बने होंगे। जो देश डिसीजन लेगा, अंतिम डिसीजन जो होगा वो सेंटर का होगा, जिसे राज्य का नहीं होगा। जैसे कि आज हमारे देश की व्यवस्था वो यूनियन व्यवस्था है। फेडरेशन वो भी संघ के अंदर ही आती है साथियों। जैसे अमेरिका में एक फेडरेशन नाम की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में राज्य अलग हो सकते हैं। एक होता है परिसंघ, उसमें भी अलग हो सकते हैं, परंतु जो संघ व्यवस्था होती है उसमें संघ फेडरेशन व्यवस्था होती है, वो एक विकसित देश की है, इसलिए उसे फेडरेशन का नाम दे दिया है। और जो अन्य देशों में उसे हम परिसंघ का नाम देते हैं साथियों। इस प्रकार ये व्यवस्था है। आज हम पढ़ रहे हैं भाग 5, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 पढ़ेंगे, जिसमें हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। सबसे पहले साथियों राष्ट्रपति में 52 से अनुच्छेद चालू होते हैं। तो साथियों राष्ट्रपति एक, अगर हम बात करें एग्जाम में, तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन डेफिनेटली लगभग एग्जामों में आता है साथियों। लगभग एग्जामों में मैंने आज तक राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन देखा है। या तो सीधा राष्ट्रपति की कोई आयु यूयु वो अनुच्छेद के अंदर से बोलेगा, सीधा अनुच्छेद बोलेता है राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं, अभी उसकी एक ट्रिक बताऊंगा साथियों, जिससे आप अनुच्छेद याद रख पाओगे और आप कभी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगा साथियों। पर एक अनुच्छेद या राष्ट्रपति कोई भी व्यवस्था, आयु उयु कुछ भी राष्ट्रपति के बारे में एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगभग बार देखने को मिल जाता है साथियों। मैंने जितनी बार देखा है साथियों, लगभग अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो आपसे एक राष्ट्रपति से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है साथियों। अब हम राष्ट्रपति को याद रखने की एक ट्रिक पढ़ते हैं। सॉरी साथियों, एक ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ साथियों। ये एक ट्रिक है, पकाने को का दुयो दशम, जिससे हम 52 से लेकर जो 61 तक के अनुच्छेद हैं साथियों वो पूरे याद रख सकते हैं। 52 से हम कह सकते हैं अनुच्छेद पैसे, हमें अनुच्छेद 52 के बारे में पता चलता है। 52 में दे रखा है पद, 52 में दे रखा है, इसे लिखता हूं साथियों में, अनुच्छेद 52 पद। ये हमें पैसे पता था। कैसे? कार्यपालिका, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 से कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति कार्यपालिका का एक औपचारिक अध्यक्ष होता है, ये पता चलता है। निश्चय निर्वाचन जो हमें पता चलता है अनुच्छेद 54 से। निर्वाचन कोशे कोटा जो अनुच्छेद 55 से पता चलता है। कार्यकाल जो हमें अनुच्छेद 56 से पता चलता है। दोबारा निर्वाचन
दोबारा निर्वाचन जो पता चलता है मैं अनुच्छेद 57 से साथियों, और योग्यता जो मैं पता चलती है अनुच्छेद 58 से। योग्यता और दशा जो मैं पता चलती है अनुच्छेद 59 से। 60 से शपथ, और लास्ट में आता है साथियों अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 से हमें पता चलता है महाभियोग। महाभियोग अभी मैं एक एक के बारे में साथियों आपको बताऊंगा, परंतु इनसे बताने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं साथियों। ये आपके सामने बार बार आ रही है साथियों। इसका है पिकानी कोका दुयो दशमक। आप ये ट्रिक याद रख लीजिए, इससे आपको राष्ट्रपति के लगभग अनुच्छेद याद हो जाएंगे साथियों। कुछ एक दो अनुच्छेद है जो अभी जो क्रम से अनुच्छेद है वो आगे हो जाएंगे, आपको बेहतर है। इसमें समाधान है वो आपको बाद में पता चला जाएगा। उसके अलावा जो 62 है उसका पता चल जाएगा। उसके अलावा जो 352 से लेकर 360 तक जो आपातकालीन स्थिति है वो आपको मैं फिर से बता दूंगा साथियों। परंतु जो ये इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति के बारे में मैं बताता कि क्या राष्ट्रपति होता है, कैसे राष्ट्रपति की शक्तियां होती है, उसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो इन अनुच्छेद 52 से लेकर हमें 61 तक मिलती है साथियों, जिसकी एक ट्रिक है पिकानी कोका दुयो दशमक। अभी मैं एक एक बताऊंगा साथियों, तब आपको ये सभी अनुच्छेद याद हो जाएंगे। ये ट्रिक भी आपको सरल लगेगा। इस समय तो आपको लग रहा होगा ये ट्रिक कैसी है, क्या ट्रिक है, इसका भी आप एक एक अनुच्छेद पढ़िए, इससे आपको पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 52 की साथियों। अनुच्छेद 52 में हमें देखने को मिलता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। अर्थात हमें अनुच्छेद 52 से यह पता चलता है कि भारत में एक राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति हर देशों में होता है, भारत में भी होगा, लगभग देशों में होता है, जो भारत में भी होगा, यह पद हमें हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 से पता चलता है सर। एग्जाम में सीधा एक लाइनर क्वेश्चन आता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, कौन से अनुच्छेद से पता चलता है, तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 से हमें यह पता चलता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा साथियों। यह अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप इसे नकार भी नहीं सकते और काफी बार एग्जामों में भी आता है। अब बात आती है अनुच्छेद 53 के साथियों। तो हम अनुच्छेद 53 से भी यह कह सकते हैं साथियों कि जो राष्ट्रपति होता है ना साथियों, अब मैंने यहां पे दिखाया था 52 पद, 53 कार्यपालिका, अर्थात राष्ट्रपति कार्यपालिका का एकमात्र औपचारिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। इससे साथियों कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है, अर्थात प्रधान या मुख्य या अध्यक्ष। औपचारिक अध्यक्ष कैसे होता है साथियों, आपको मैंने बताया था अनुच्छेद 4 बताया साथियों, मैंने बताया था आपको अनुच्छेद 368, बात आई थी हमारे अनुच्छेद 368 की साथियों। आप सभी ने पढ़ा था अनुच्छेद 368, आपको याद भी होगा। 368 के जो अनुच्छेद उसमें बताया गया है कि कोई भी कानून, उसमें जैसे मैंने बताया था आपको 1, 2, 3 नंबर संविधान 2 और 3 को छोड़ दिया, वहां पर 2 और 3 को छोड़ दिया गया था, जो 368 के अनुच्छेद से बाहर है। ये चीज बताई गई थी हमें अनुच्छेद 4 में, यही चीज यहां पर बताई जा रही है साथियों। ऐसी ही व्यवस्था है कि वहां पर दे रखा है कि
कोई भी कानून है या कोई भी संशोधन है वो पेश किया जाएगा तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद में वह नियम लागू होगा। याद हमारे संविधान में नियम है साथियों, अनुच्छेद 368 के तहत। तो आपको पता चल रहा है साथियों 368 के अनुसार कि राष्ट्रपति पावरफुल है, परंतु साथियों बात आती है, अभी हम पढ़ेंगे महाभियोग। अगर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की जैसे बताए वैसे कार्य करना जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री क्या होता है आपको पता है साथियों, प्रधानमंत्री एक ऐसा चेहरा होता है जो मान लीजिए संसद में, आज आपको पता है कानून में संशोधन कौन करता है, मुख्य रूप से संसद करती है, लोकसभा राज्यसभा से पारित हो तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। क्यों? कि अगर वो नहीं करेंगे तो महाभियोग लाके राष्ट्रपति को कभी भी हटा सकती है संसद। संसद में बहुमत किसका भाई, लोकसभा या लोकसभा में जो बहुमत का नेता होगा वो हमारा प्रधानमंत्री होगा, और वही प्रधानमंत्री कभी भी चाहे तो राष्ट्रपति को हटा सकता है। अर्थात मतलब कि एक कह सकते हैं हम कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की एक क्या कहते हैं कठपुतली होगी साथियों, हाथ की कठपुतली, जैसे प्रधानमंत्री कहेगा राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। ये व्यवस्था हमें काफी बार देखने को मिली है। एक जो हमारे काफी फेमस राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन, उन्होंने कहा था कि मुझे इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने के लिए वैध कर दिया था कि आपको आपातकाल लगाना ही पड़ेगा। साथियों ये अलग बात है कि अभी तक महाभियोग किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं लाया गया, ये हमारे देश की महानता है साथियों कि अभी तक हमने ये महाभियोग जैसी व्यवस्था अभी भी किसी राष्ट्रपति के खिलाफ लाई नहीं है। ठाने की तो अलग बात है, लाई भी नहीं है, काफी अच्छी बात है। तो साथियों इससे हमें पता था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के औपचारिक अध्यक्ष होता है। तो साथियों वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? एग्जाम में आता है कि कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष, तो आपको पता है वास्तविक अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री, क्योंकि उसी की चल रही है सब कुछ तो उसी का तो चल रहा है ना साथियों। तो प्रधान, तो साथियों हमने अनुच्छेद 52 और 53 पढ़ लिया है, जिससे आपको मुख्य मुख्य बातें पता चल गई है साथियों कि 52 से हमें पता लगी भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, और 53 से पता लगी कि चल चुका है हमें कि साथियों कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का एकमात्र औपचारिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान पीएम होता है। हालांकि ये जरूर है कि उसे 368 अनुच्छेद के जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर चलेगा तभी कानून बनेगा, परंतु वो बाध्य है कि वो अपने सत्याक्षर करे, क्योंकि सारी शक्ति तो हमारे देश के संविधान में लगभग देखी जाए जो शक्ति वास्तविक शक्ति पीएम के पास है, और ऐसे दिखाई गई है संविधान में कि राष्ट्रपति के पास है। तो साथ ही इसी तरह हमने अनुच्छेद 52 और 53 पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम 54। अब बात आती है साथियों अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में आपको मैंने बताया निर्वाचन मतलब कि राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है, किस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस प्रकार राष्ट्रपति चुना जाता है, ये प्रक्रिया मैं बताऊंगा आपको अनुच्छेद 54 में। तो साथियों पति का निर्वाचन एक विधि द्वारा होता है। साथियों हम कह सकते हैं जैसे कि एक संक्रमणीय विधि द्वारा होता है साथियों। अब सोच रहे होंगे साथियों ये एक संक्रमणीय विधि क्या है? तो साथियों एक संक्रमणीय विधि द्वारा होता है, ये
एक तो आपको मैं बताता हूं साथियों, राष्ट्रपति के चुनाव में हम आम लोग वोट नहीं करते। आपको पता है साथियों, आज आपने भी देखा, हमने भी देखा है, राष्ट्रपति के चुनाव में ना तो हम वोट करते हैं ना आप वोट करते। राष्ट्रपति का चुनाव अर्थात तो प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि जनता द्वारा नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त प्रणाली द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति के हम नहीं, राष्ट्रपति जो हमारा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जैसे कि आज हमने विधानसभा में चुन रखे हैं, वो लोकसभा में चुन रखे हैं, वो जो राज्यसभा में सदस्य हैं वो मिलकर राष्ट्रपति को चुनते साथियों। ओनली निर्वाचित, न कि मनोनीत। मनोनीत सदस्य नहीं आते इसमें, निर्वाचित सदस्य आते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको एक एक के बारे में। अब बात करते हैं एक संक्रमणीय विधि क्या होती है। जैसे मान लीजिए साथियों, राष्ट्रपति के चुनाव में ये 3 लोग खड़े हुए हैं, ए, बी और सी। तो यहां पर हम देख सकते हैं इसमें एक संक्रमणीय विधि ऐसे कि इसमें वरीयता के आधार पर वोट दिए जाते हैं। वरीयता, मैं एक बात और लिखाता हूं आपको, इसमें मत दिए जाते हैं। इसमें मत वरीयता के आधार पर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए साथियों, मैं बताता हूं किस प्रकार वरीयता के आधार पर मत दिए जाएंगे। 3 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं, तो इसमें ऐसे नहीं दिया जाता है मत कि मैं एक को राष्ट्रपति बनाना चाहता हूं, मैं एक को राष्ट्रपति बनाना चाहता हूं, मैं बी को, मैं सी को, मैं एक को, मैं बी को, मैं सी को, इस तरह देखिए हम चलो 3 मत इसके बन गए, राष्ट्रपति बन गए। इसके आधार पर नहीं कह सकते हम। इसमें वोट दिए जाते हैं। वोट अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई वोट कर रहा है, आप तो और मैं तो नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई विधानसभा या लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य अगर मत कर रहा है, तो वह उसमें जितने सदस्य होंगे उन सभी को मत देगा। मतलब कि जितने भी सदस्य हैं वहां पर उन सभी को मत देगा। एक को भी देगा, बी को भी देगा, सी को भी देगा। वो अपना मत देगा कि पहले नंबर पर मैं राष्ट्रपति एक को चुनता हूं, मैं दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति बी को चुनता हूं और तीसरे नंबर का राष्ट्रपति सी को चुनता हूं। ये दिया, मान लीजिए आपने किसी क नाम के सांसद या विधायक ने दे दिया। फिर गया ख नाम का, उसने जाकर कहा मुझे तो राष्ट्रपति बी अच्छा लगा, मैं 1 नंबर पर से राष्ट्रपति चुनता हूं, 2 नंबर पर एक को चुनता हूं और 3 नंबर पर सी को चुनता हूं। इस प्रकार गया साथियों। मान लीजिए उसने क्या कहा, मुझे तो राष्ट्रपति 1 नंबर पर ए ही अच्छा लगा, 2 नंबर पर बी अच्छा लगा, 3 नंबर पर सी लगा। इस प्रकार वह अपने मत सभी को देता है। ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मत सभी को दिल मिलता है बस वरीयता के आधार पर। मैंने ये लाइन लिखा है ना आपको साथियों, मत वरीयता के आधार पर, ये होता है वरीयता। मतलब कि मत सभी को देगा, परंतु वह बताएगा कि पहले अनुसार मुझे राष्ट्रपति ये चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाया, किसी कारणवश ए नहीं बन पाया, तो आप बी को बनाइए। बी नहीं बन पा रहा तो फिर मैं तीसरा, चलो सी को तो बनाना ही होगा। 4 होगा तो उससे भी मत देगा। यही है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया साथियों। तो मैंने आपको बता दिए, आमतौर पर बता दिए किस तरह है, इस तरह मत मिलते हैं साथियों। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 नंबर के मत किस प्रकार काम आते हैं। साथियों, अगर पहले नंबर के मत में किसी भी व्यक्ति को इनमें से 51% मतलब 50% प्लस 1 मत नहीं मिला है, मान लीजिए किसी को भी नहीं मिला है, तो वहां पर उस स्थिति में नंबर 1 की वरीयता के वोट कैंसिल कर दी जाती है। 2 नंबर की वरीयता के वोट गिने जाते हैं साथियों। जो 2 नंबर की वरीयता है उसके वोट गिने जाते हैं और उसके आधार पर राष्ट्रपति बनता है। उसके आधार पर जो चुना जाएगा वो राष्ट्रपति होगा। और ऐसी स्थिति हमें एक बार देखने को भी मिली है साथियों। हमारे जो 4 नंबर के राष्ट्रपति कह सकते हैं हम, वीवी गिरी। वीवी गिरी, उन्होंने दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति बने। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है साथियों, दूसरी वरीयता के आधार पर कौन सा राष्ट्रपति बनाता, तो पीवी गिरी। इन्होंने पहली वरीयता, इनका चुनाव हुआ था नीलम संजीव रेड्डी से साथियों उस समय। तो वहां पर पहली वरीयता के आधार पर किसी को भी ये 50% प्लस 1 मत नहीं मिला था, तो दूसरी वरीयता पर देखा गया। तो वहां पर जाकर दूसरी वरीयता के आधार पर वीवी गिरी हमारे जीत गए थे और ये राष्ट्रपति बन गए थे साथियों। इस प्रकार मैंने आपको बता दिया किस प्रकार मत होंगे। अब हम देखते हैं कि कितने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और कौन कौन
लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के जो लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य जो हम कह सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचन सदस्य, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य अर्थात मनोनीत सदस्य नहीं, जैसे कि यहाँ पर 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, यहाँ पर भी वर्तमान में तो नहीं है परंतु होते हैं 2 एंग्लो इंडियंस, इसमें भी जो होते हैं राज्यपाल द्वारा और जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वह नहीं लेंगे। अरे सबसे बड़ी बात आती है साथियों विधान, हम देखते हैं लगभग आज आपको पता है एक विधान परिषद शब्द बहुत बार आता है साथियों। क्या है विधान परिषद, आपको मैं अलग से भी आएगा तो विधान परिषद अच्छे से पढ़ाऊंगा, परंतु यहाँ पर मैं ज्यादा टाइम लेते हुए आपको एक संक्षिप्त जानकारी देता हूँ विधान परिषद की। तो विधान परिषद में इस प्रकार होता है कि साथियों ये केवल 6 राज्य, हमारे 6 राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलती है। जैसे हमारे देश में एक लोकसभा एक राज्यसभा, इस प्रकार जैसे राज्यसभा उसी प्रकार की विधान परिषद नाम की भी होती है साथियों, है ना। वो 6 राज्य में, वो 6 राज्य भी मैं बताऊंगा आपको, परंतु अगर उससे कोई चुनाव मुख्यमंत्री है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। मतलब एग्जाम में आता है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा और फिर आता है कि विधान परिषद, इनमें से किस सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। एक आता है मनोनीत और निर्वाचित, आपको खतन में दे सकता है, किसी भी प्रकार दे सकता, तो आपको याद रखना है। अब बात आती है साथियों विधानसभा, तो विधानसभाओं की बात होती है तो विधानसभाएं होंगी जो हमारे 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं दिल्ली और पांडुचेरी। वहां पर आपको पता है वर्तमान में विधान परिषद है, वहां के सदस्य भाग लेते हैं। 2 यूटी लिख सकते हैं हम, दिल्ली और पांडुचेरी, याद रखना साथियों, यहां पर जगह नहीं मैं लिख नहीं पा रहा परंतु आप याद रखना। तो इस प्रकार जो है वो भाग लेंगे। इस प्रकार इनके जो सदस्य वह लोकसभा के जो 345 में से 2 निकाल दीजिए आप 43, इसमें से 233 सदस्य ये भाग लेंगे। इस प्रकार हर विधानसभा जैसे हमारे 2 से उनमें से मनोनीत निकाल दीजिए, बाकी जो निर्वाचित जितने सदस्य हैं वह भाग लेंगे। इस प्रकार जितने सदस्य हैं वह सभी भाग लेंगे साथियों। तो साथियों अब हम बात करते हैं, एक सबसे बड़ी बात आती है राष्ट्रपति की जमानत राशि। एक जमानत राशि की बहुत बार बातें आती है साथियों, मैं यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ी जगह। जमानत राशि, तो जमानत राशि राष्ट्रपति, अब आपको पता है साथियों हम भी हमारे आम चुनाव में भी देखते हैं जहाँ सरपंच के या किसी आप विधान मान लीजिए आप नगर पालिका से डिपेंड करते हैं तो वहां पर नगर परिषद के जो चुनाव होते हैं उनमें भी एक जमानत राशि जमा कराई जाती है साथियों। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये, 15,000 रुपये RBI, अर्थात साथियों जमानत राशि आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि राष्ट्रपति कितनी जमानत राशि जमा कराता है, तो 15,000 रुपए जो RBI के पास जमा कराता है साथियों। अब ये 15,000 रुपए RBI एक सिक्योरिटी के रूप में लेती है साथियों। अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हो, आपने 15,000 रुपए जमा करा दिए और आपको अगर राष्ट्रपति के चुनाव में 1/6 जितने मत गिरते हैं उनके 1/6 मत नहीं मिले तो यह राशि जब्त,
हो जाती है। अगर आपको राष्ट्रपति के चुनाव में, अगर आप राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हो, आपने 15,000 रुपये जमा कराई राशि साथियों, तो अगर आपको 1/6 मत नहीं मिले तो ये आपकी राशि जब्त हो जाती है। मतलब आप कहने को देखते हैं साथियों, हमारे क्षेत्रीय चुनाव होते हैं तो कहते हैं उसकी जामनी जब्त होगी। तो यो अब बात बढ़िया है कि अगर वो 15,000 रुपया हमारे क्षेत्र में जो 5,000 रुपये शायद समथिंग यही होता है, सरपंच चुनाव 5,000 या कुछ जो रुपए होते हैं, अगर वह 1/6 मत नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जितने चुनाव मान लीजिए 5,000 चुनाव हुए तो ये मान लीजिए 6,000 हुए साथियों, तो 6,000 के 1/6 मतलब कि 1,000 मत नहीं प्राप्त कर पाया वो, तो उसकी जो होते 15,000 रुपये वो जब्त हो जाते हैं, जो आरबीआई के पास ही रहते हैं। अगर 1/6 से मत अधिक मत प्राप्त कर लिए, वो हार गया, मतलब डिजर्व करता था, संविधान के अनुसार वह डिजर्व करता था चुनाव लड़ना, और उसकी वो 15,000 रुपये से वापस ससमान दे दिए जाते हैं। यह है हमारे जो अनुच्छेद 54 था साथियों, इससे ये जानकारी हमें मिलती है जो मैंने आपको पढ़ा दी है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 55 की साथियों। अब बात आती है साथियों अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में बात की गई है कोटा। आप सोच रहे हो साथियों ये कोटा क्या है? कोटा ऐसी चीज, मैंने अभी आप साथियों बता दी, जो 51% मत की बात की थी ना साथियों, 50+1, उसी से कुछ समथिंग चीज याद रखनी है, कुछ ज्यादा याद नहीं रखना साथियों, इतना ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता तो आपको इतना पूछा, अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का कोटा है, उसमें आपको 400 दे देगा आपको इस प्रकार, कुल मत, जितने मत राष्ट्रपति के चुनाव में वह है, कुल प्रत्याशी मत मान लीजिए साथियों, कुल प्रत्याशी मतलब कि जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं +1 और फिर +1, इतना कोटा होता है। मतलब कि ये बताइए कि कुल मत, जितने मत हैं और जितने चुनाव लड़ रहे हैं उनका भाग दिया जाता है +1, इतने मत मिलना राष्ट्रपति को आवश्यक है। अगर इतने मत बनाए तो राष्ट्रपति बनेगा, वरना वरीयता 2, वरीयता 3 मैंने आपको बताई थी साथियों, वो वरीयता के आधार पर चुनाव आगे पीछे होता रहता है। ये है राष्ट्रपति का कोटा। कुछ ज्यादा याद नहीं रखनी, ये सूत्र याद रखना, आपको एग्जाम में आएगा तो बता देना, बहुत कम आता है पर याद रखना है, बताना मेरा फर्ज था साथियों, याद रखना आपका कर्तव्य है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लगभग आपको आता है साथियों, जो पहले पढ़े उन सभी को पता है अनुच्छेद 56 के बारे में। अनुच्छेद 56 तो अनुच्छेद 56 से हमें पता चलता है साथियों कार्यकाल कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बहुत बार एग्जाम में आता है साथियों, जो मैक्सिमम एग्जामों में, और बच्चे ऐसी गलती भी कर देते हैं, सीधा सीधा एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वहां पर 5 वर्ष का, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और साथियों एक चीज और देखने को यहां पर मिल जाती है, ऐसी किसी भी कारणवश या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या किसी और कारणवश अगर राष्ट्रपति पद से हट जाए तो नया राष्ट्रपति बनेगा, वह भी आने वाले 5 वर्षों के लिए बनेगा। अर्थात इससे यह भी पता चलता है नया राष्ट्रपति बनाया जाए तो वह भी नया राष्ट्रपति बनाया जाए तो वह भी 5 साल के लिए होगा। अर्थात जो नया राष्ट्रपति बनाया जाएगा
वह भी 5 साल के लिए ही होगा। जो नया राष्ट्रपति बनाया जाएगा साथियों, वह भी 5 साल के लिए ही होगा। ये हमें पता चलता है इससे। साथियों अब एक बात आती है, नया राष्ट्रपति कैसे, जैसे मान लीजिए साथियों ये व्यवस्था में हमारे राष्ट्रपति के अंदर काफी बार देखने को मिली है। हमारे जो तीसरे राष्ट्रपति थे हिदायतुल्लाह दुलानी थे साथियों, एक तो फखरुद्दीन था, जो साथियों चुनाव के बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये है कि राष्ट्रपति 6 वर्ष, राष्ट्रपति अगर खत्म हो जाए तो 6 माह के अंदर अंदर आपको दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा। और 6 माह के अंदर अंदर दोबारा चुनाव करा के उस राष्ट्रपति को नया राष्ट्रपति बनाना पड़ेगा। 6 साल तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन बन सकता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो पहले उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन पाता। किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली होगा तो उस स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, अर्थात जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह हमारा कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। और कार्यवाहक राष्ट्रपति मैक्सिमम 6 माह तक रह सकता है। ये साथियों ये चीजें मैं आपको एक एक राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। इसके साथ हमारा अनुच्छेद जो 56 है वह कंप्लीट हो गया है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 साथियों एक चीज तो बताता हूं मैं अनुच्छेद 56 के अंदर आपको कि हमारे देश में तो राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए होता है, परंतु एक बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए होता है, तो वहां पर आपको बताना है 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए होता है। और अभी आपको अनुच्छेद 57 के मैं भी आपको बताऊंगा ये 2 का कारण साथियों कि अमेरिका में राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए होता है, तो वो होता है साथियों 4 वर्ष के लिए। हमारे देश में 5 वर्ष के लिए और अमेरिका में 4 वर्ष के लिए ही राष्ट्रपति बनता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। इसमें है कि राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचन, कि भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है साथियों, यह बताया गया है अनुच्छेद 57 में। हालांकि साथियों अभी तक एक ही राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 2 बार निर्वाचित और 1 बार मनोनीत चुनाव लड़कर राष्ट्रपति बने थे, और बाकी के सभी राष्ट्रपति हैं वो 1 बार ही राष्ट्रपति बने हैं साथियों। ये बताया गया अनुच्छेद 57 से। परंतु ऐसी व्यवस्था नहीं है हमारे देश में, अगर कोई चाहे तो वो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। परंतु अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी भी बार का मतलब कह सकते हैं हम साथियों, अमेरिका में सिर्फ 2 ही बार बन सकता है। भारत में कितनी भी बार बन सकता है और अमेरिका में केवल सिर्फ 2 ही बार। यह बात का हमें पता चलता है अनुच्छेद 57 से। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 योग्यता। अब साथियों बात आती है योग्यता। क्या योग्यता चाहिए? एक तो ऐसी तो बात नहीं है साथियों कि अगर आपके पास 15,000 रुपये हो आप जाके कहो
कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता हूं। एक आयु, जो इसमें अभी बात होगी राष्ट्रपति की, अगर आपकी मतलब कि 35 वर्ष, तो आप 35 वर्ष के हो गए तो आप कहोगे चलो मुझे राष्ट्रपति, या मान लीजिए आपके पिताजी आज 35 वर्ष के हो गए तो आप कहेंगे मैं मेरे पिता को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाना चाहता हूं। नहीं लड़ा सकते। उसकी कुछ योग्यताएं हैं, जो योग्यताएं इसमें बताई गई, अगर ये आप पूरी फिल कर पाते हो अपने ऊपर या अपने पिता पर, तो आप उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव जरूर लड़ा सकते हो। साथ ही 15,000 रुपए के अलावा, 15,000 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। अब बात करते हैं पहला, भारत का नागरिक हो, ये हम सभी के पास है। भारत का पहला, भारत का नागरिक हो, मतलब कि भारत का राष्ट्रपति वही बन सकता है जो भारत का नागरिकता हो, जिसके पास भारत की नागरिकता हो और वो भारत का नागरिकता होगी तो नागरिक तो होगा ही, जो हमने भाग 2 में पढ़ाई था साथियों। अब बात आती है दूसरे की। तो पहले में हम जैसे कि बात हुई कि भारत का नागरिक हो, और बाद में आती है, मैंने अभी बताया साथियों आपको 35 वर्ष की आयु हो चुकी हो, अर्थात मैं 35 वर्ष की आयु का हो चुका हो। तीसरी, लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखता। ये 3 चीजें आपको याद रखनी, ये लगभग साथियों सभी के पास मिल जाती है। अब बात आती है सबसे ज्यादा, जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हर किसी व्यक्ति के पास नहीं होती है साथियों, वो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 वह 50 अनुमोदक। अब बात आती है साथियों, ये प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होता है, ये हम सभी के दिमाग में आता है। तो प्रस्तावक अनुमोदक कोई नहीं है साथियों, ये प्रस्तावक अनुमोदक वही व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जो मैंने बताया था आपको, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य हो, या फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हों, या फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो, उन्हीं में से 50 को हम प्रस्तावक के रूप में, 50 को अनुमोदक के रूप में लेकर जाकर राष्ट्रपति का फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास 100 जो हमारे चुनाव के लिए हमें मत करने वाले व्यक्ति हों, चाहे जरूर नहीं है मैं वो मत करें ही, परंतु वो व्यक्ति अगर मैं हस्ताक्षर करके कह दें कि हाँ हम इन्हें राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं, आप इन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाइए, तो हमें राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। 15,000 रुपये हो, अब भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो और लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखते हो, और 50 अनुमोदक और 50 प्रस्ताव को, तो हम राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। परंतु सबसे बड़ी कहानी यहीं पर आती है साथियों, अगर आपके पास 50 अनुमोदक प्रस्ताव हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हो, अन्यथा आप नहीं लड़ सकते हो। ये बात अनुच्छेद 58 से पढ़ लिए साथियों। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 59। तो साथियों अब हम हैं अनुच्छेद 59 में। तो अनुच्छेद 59 में बताया गया है दशा या दिशाएं या शर्तें। हम यहां पर बात कह सकते हैं साथियों दशा का मतलब वही हो गया जो शर्त, या शर्त भी कह सकते हैं हम इसे, या दिशाएं या कुछ शर्तें जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आपके पास होनी चाहिए। पहली, आप पागल या पागल वालिया न हो। एक तो जो पागल नहीं हो, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति पागल हो, और दिवालिया का मतलब आप जानते होंगे साथियों, जैसे कि आप देखते हैं जी आज बैंक उसे दिवालिया घोषित कर दिया,
मतलब कि किसी प्रकार का लोन या लिया हो वह चुका नहीं पाया हो, ऐसा व्यक्ति नहीं हो, ऐसे व्यक्ति नहीं हो, ये बताएगी ये शर्तों में। दूसरी बात आती है कि लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि साथियों लाभ के पद से हमें यह पता चलता है कि वह किसी सरकारी नौकरी एक लाभ का पद है, ऐसी व्यवस्था पर ना हो। मतलब कि कोई सरकारी नौकरी है तो वैसे नहीं है कि मैं सरकारी नौकरी भी रखना चाहता हूं और मैं राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़, अगर हाँ हालांकि वह चुनाव लड़ना चाहता है तो इससे इस्तीफा दें, भाई मेरा आज से गवर्नमेंट जॉब से कोई इलेक्शन नहीं है और मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, तो वह राष्ट्रपति बनेगा। तीसरी बात आती है कि वह लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य ना हो। लोकसभा व राज्यसभा या किसी भी सदन का सदस्य ना हो, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा या किसी भी सदन का सदस्य ना हो, यह बात हमें बताएगी। हालांकि हो सकता है कि सदस्य हो तो उसे उस पद से त्याग दो, उसके बाद में वह राष्ट्रपति का चुनाव अर्थात राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है, चुनाव लड़ ले उसके बाद में त्याग दे सकता है जरूर साथियों, ये व्यवस्था जरूर है। अगर वो सदस्य है चुनाव लड़ ले उसके बाद में वह त्याग देकर वहां का चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद में साथियों बात आती है अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 के अंदर में बताया गया है शपथ। अब आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति शपथ, एक तो साथियों मैंने आपको बताई थी अनुसूचियां, अनुसूचियों में हमने अनुसूची में बात की थी, शपथें दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी एक बार रिवाइज कर लेते हैं साथियों, मैं आपको बताता हूं, आप याद कीजिए कि एक तो गोपनीय शपथ, एक पद की शपथ। यहाँ पर पद की शपथ और गोपनीयता शपथ दोनों की बातें की गई है, परंतु हम बात करते हैं शपथ की। शपथ है वह राष्ट्रपति को कौन दिलाता है। तो साथियों अनुच्छेद 60 के अनुसार आपको इतना ही याद रखना है कि एग्जाम में इतना ही आता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति को शपथ मुख्य राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है साथियों। इससे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। किसी स्थिति में अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो वहां पर जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जो सदस्य उनमें से जो वरिष्ठ सदस्य वह भी राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है साथियों। इस प्रकार अनुच्छेद 60 से हमें पता शपथ के बारे में। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 61 की। अनुच्छेद 61 में साथियों हमें बताया गया है महाभियोग। महाभियोग एक राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि है साथियों। मतलब आपको इससे भी पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि, तो महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि किस प्रकार, चलो हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति को साथियों हम ऐसे नहीं है, चलो महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, उसे महाभियोग कहा जाता है। वह प्रक्रिया किस प्रकार है, अगर राष्ट्रपति को आपको पद से हटाना है तो साथियों सबसे पहले आपको किसी भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में, एक 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके
मतलब कि 1/4 सदस्यीय हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को एक बटा 4 सदस्य राष्ट्रपति को सूचना देंगे कि हम आप पे महाभियोग ला रहे हैं। बाद में 14 दिन पूर्व, यह प्रक्रिया 14 दिन पूर्व होगी। 14 दिन पूर्व, 14 दिन पहले ही आपको राष्ट्रपति को बताना होगा महाभियोग लाने से पहले कि हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं। तो कुछ प्रक्रिया ऐसी करें कि महाभियोग ना आए, और उसके बाद में एक बड़ा हस्ताक्षर कर दे दिया। उसके बाद में 2/3 सदस्य द्वारा ये पहले जिस सदन में लाया गया उससे पारित हो, उसके बाद में दूसरे सदन से पारित हो, पारित होते ही राष्ट्रपति अपने पद से हटावा माना जाता है साथियों। ये हमें महाभियोग में बताया गया। परंतु आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, अब तक महाभियोग भारत में कितनी बार लाया जा चुका है, या कितने राष्ट्रपतियों के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? तो 0, अर्थात 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, अर्थात 1 भी राष्ट्रपति के खिलाफ अभी तक महाभियोग नहीं लाया गया है साथियों। तो साथियों, इस प्रकार हमने जो राष्ट्रपति के मुख्य अनुच्छेद वो पढ़ लिए। हालांकि एक अनुच्छेद 72 जो समाधान से है, उसके बारे में मैं अभी आपको जब अनुच्छेद 72 आएगा बता दूंगा साथियों। उसके बाद में जो 352 से लेकर 360 तक जो अनुच्छेद आएंगे राष्ट्रपति के हैं, जो आपातकाल से संबंधित है, जो भी राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती है वो भी बताऊंगा साथियों। वो जब अनुच्छेद के क्रमों से पढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद के क्रम से पढ़ते हैं साथियों, अच्छा रहेगा। नोट्स भी हमारे सुचारू रूप से अच्छे बनेंगे, इसीलिए मैं आपको साथियों इस प्रकार ही पढ़ाना चाहता हूं। और जो आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये ट्रिक जरूर साथियों याद रखना, एक आसान सी ट्रिक है जिसके माध्यम से हम पूरे राष्ट्रपति को आसानी से पढ़ पा रहे हैं साथियों। ट्रिक है पिकानी कोका दुयो दशमक। इस ट्रिक को याद रखिए, पूरे अनुच्छेद याद हो जाएंगे आपको राष्ट्रपति के जो मुख्य अनुच्छेद है। तो साथियों, जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।